Hello everyone, welcome back to my channel Learning with Pace. Class 11th English Snapshots text का ये है first chapter and the chapter name is The Summer of the Beautiful White Horse and the author of the chapter is William Saroyan. So ये जो title है The Summer of the Beautiful White Horse, this whole title symbolizes three things. First one is beauty, second one is freedom एंड थर्ड वन इज वेल्थ. अब जब तक आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी, तो पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल डिस्कस दैट हाउ एंड व्हाई दिस टाइटल सिग्निफाइजेज और सिंबलाइजेज दीज थ्री थिंग्स, ब्यूटी, फ्रीडम एंड वेल्थ. सो दिस स्टोरी इज अबाउट टू कजन ब्रदर्स. एक का नाम है अरम जो कि सिर्फ और सिर्फ 9 ईयर्स का है एंड दूसरे का नाम है मुराद. सो मुराद इज 13 ईयर्स ओल्ड. सो दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज. सो ये स्टोरी दो पुअर अर्मेनियन बॉयज के बारे में है. अर्मेनियन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दोनों अरम एंड मुराद कहाँ से बिलोंग करते थे? अर्मेनिया से. अर्मेनिया इज अ कंट्री इन यूएसए एंड दैट्स व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड एज अर्मेनियन. द सेम वे वी लिव इन इंडिया बट हमें इंडियन कहा जाता है. सो इन द सेम वे द पीपल लिविंग इन अर्मेनिया आर कॉल्ड एज अर्मेनियन. तो अरम एंड मुराद अर्मेनियन बॉयज थे, काफ़ी पुअर थे, हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. हॉलमार्क्स का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक. ये दोनों एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते थे जो उनके ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी. One day back, there in good old days when I was 9, the world was full of every imaginable kind of magnificence and the life was still a delightful and mysterious dream. So here, good old days, that means childhood days. I is the narrator of the story and who is the narrator of the story? Aram. Aram is the narrator. I mean he is narrating the story. Okay, he is telling us the story. Here imaginable means imaginary, magnificence means magnificent, that means very beautiful, delightful means like happy moment. When you are in happy moment then you say that I am very delighted. Mysterious means रहस्यमय. So here अरम इज़ टेलिंग द स्टोरी. अरम कहता है ये उन चाइल्डहुड दिनों की बात है जब मैं 9 साल का था एंड उस टाइम पर मेरे लिए ये जो वर्ल्ड है ना ये एकदम मैग्निफिसेंट टाइप का था. मतलब ये वर्ल्ड बहुत ब्यूटीफुल दिखता था एंड इट वाज लाइक अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम फॉर मी. माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी. सो ये कहते हैं कि मेरा कज़न जो मुराद है ना उसको सब लोग क्रेजी माना करते थे, एक्सेप्ट मी मतलब मेरे अलावा वो सभी को थोड़ा सा क्रेजी लगता था. सो माई कज़न मुराद केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम. तो ये कहता है कि मेरा कज़न मुराद 4 बजे मेरे घर के बाहर आता है एंड मेरे रूम के बाहर जो खिड़की होती है उस पर वो क्या करता है? टैप करता है. टैप का मतलब होता है नॉक करता है, राइट. नाउ अरम इज सेइंग कि उसने मेरा नाम लिया. किसने? मुराद ने. बिकॉज मुराद वॉज टैपिंग ऑन द विंडो एंड मुराद सेड अरम. आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. अरम कहता है जैसे ही मैंने मेरा नाम सुना मैं फटाफट से बेड से उठा और मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा. आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सो. और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने ये क्या देखा है. It wasn't morning yet, but it was summer and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. तो अरम कहता है कि भाई अभी तक सुबह नहीं हुई थी लेकिन समर का टाइम पीरियड था. तो इस टाइम पर जो डे ब्रेक का टाइम होता है, डे ब्रेक का टाइम मतलब सनराइज से पहले का जो टाइम होता है उसे हम डे ब्रेक टाइम पीरियड कहते हैं. तो यहाँ पर अरम कहता है
कि सुबह जो है प्रॉपर हुई नहीं थी, लेकिन समर का टाइम पीरियड था एंड 4 बजे का टाइम पीरियड एक डे ब्रेक का टाइम पीरियड होता है और कई जगह पर इस टाइम पर सनराइज़ हो जाता है। तो इसीलिए अभी सनराइज़ हमारे यहाँ होने ही वाला था एंड इट वॉज इनफ फॉर मी दैट आई वॉजंट ड्रीमिंग। मतलब मेरे लिए यही काफ़ी था ये समझना कि भाई मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, मेरे घर के बाहर विंडो के बाहर वाकई में मुराद खड़ा है। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। और मेरा कज़न मुराद किस पर बैठा हुआ था? ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स पर। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मतलब मैंने जो अपना सर है वो विंडो के बाहर निकाल कर देखा एंड रब्ड माई आईज, और मैंने अपनी आंखों को रब किया। Yes, he said in Armenian, it is a horse, you are not dreaming, make it quick if you want to ride. देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, आई आया है तो दैट मीन्स अरम यहाँ पर बोल रहा है, ही आया है तो दैट मीन्स यहाँ पर मोस्टली मुराद की बात हुई है। ओके, नॉट एवरी टाइम, क्योंकि यहाँ पर अदर कैरेक्टर्स के लिए भी ही वर्ड यूज़ हुआ है, बट वो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अब ये बता रही हूँ, ठीक है। सो मुराद कहता है यस। यस कैसे बोला उसने? मुराद ने अर्मेनियन लैंग्वेज में बोला एंड उसने कहा यस इट इज़ अ हॉर्स, कि ये घोड़ा है और तुम सपना नहीं देख रहे हो अरम, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुमको इस हॉर्स की राइडिंग करनी है तो फटाफट से बाहर आओ। ओके, I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. So here Aram is saying that my cousin Murad, he enjoys every moment, he enjoys his life as compared to other person who had fallen on this earth by mistake. I mean those people who had been born on this earth, amongst them my cousin Murad is someone जो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से enjoy करता है। But this was more than even I could believe. Then अरम कहता है कि जो मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। सो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि अरम ये बोलना चाहता है कि मुराद जो है वो एक क्रेजी पर्सन लगता था सबको, बट मेरे अकॉर्डिंग मुराद एक ऐसा इंसान है जो कि हर एक मोमेंट को एंजॉय करता है। लेकिन मैंने जब मुराद को एक वाइट हॉर्स पर देखा वो चीज़ पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been the longings to ride. Here, अरम कहता है कि अगर मैं अपनी अर्लीस्ट मेमोरीज की बात करूं तो वो यादें हॉर्सेस के बारे में हैं, और अगर मैं अपनी फर्स्ट लॉन्गिंग्स की बात करूं, लॉन्गिंग्स का मतलब होता है डिज़ायर्स, ओके, और यू कैन से योर विश। तो यहाँ पर अरम कहता है कि अगर मैं अपनी अर्लीस्ट मेमोरीज़ की बात करूँ तो वो यादें हैं हॉर्सेस के बारे में, और अगर मैं अपनी डिज़ायर्स की बात करूँ तो वो डिज़ायर्स हैं लॉन्गिंग्स टू राइड, बिकॉज अरम ऑलवेज वांटेड टू राइड अ हॉर्स। अरम की ये इच्छा थी कि वो एक हॉर्स को राइड करे। सो दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। In the second place, we were poor and this was the part that would not permit me to believe what I saw. तो यहाँ पर अरम कहता है जब मैंने वाइट हॉर्स को देखा तो वो एक वंडरफुल पार्ट था, लेकिन दूसरे प्लेस पर मुझे इसलिए विश्वास नहीं हुआ वाइट हॉर्स को देखकर बिकॉज वी वर पुअर, कि हम बहुत गरीब थे एंड हमारी जो पॉवर्टी है वही एक रीज़न है, और उसी रीज़न की वजह से मुझे ये विश्वास नहीं हुआ जो मैंने देखा। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रीकन। तो अरम कहता है कि हम लोग, हमारी ट्राइब जो है गैरोगलेनियन फैमिली, दैट इज़ द ट्राइब, सो हम लोग बहुत पुअर थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग एक वाइट हॉर्स को अफोर्ड कर सकें, एंड आर होल ट्राइब दैट वॉज सीरियसली अफेक्टेड बाय पॉवर्टी। Each branch of the Garo-Galenian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. तो यहाँ पर जो ये वर्ड है गैरो-गलेनियन फैमिली, सो गैरो-गलेनियन इज द ट्राइब और द फैमिली इन अर्मेनिया, एंड इसी ट्राइब से अरम एंड मुराद बिलोंग करते थे, ठीक है।
तो अरम एंड मुराद कौन सी फैमिली से या कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते थे? गैरोगलेनियन। तो याद रखना, इफ एग्जामिनर आस्क यू कि ट्राइब का नाम क्या है तो वो है गैरोगलेनियन और फैमिली का नाम भी गैरोगलेनियन है, ठीक है। तो यहाँ पर अरम कहता है कि हमारी जो ये ट्राइब है गैरोगलेनियन फैमिली, हम लोग बहुत पुअर थे एंड हम एक मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी में जीते थे। अब कॉमिकल पॉवर्टी क्यों कहा गया, उसका आंसर आगे वाली लाइन में दिया है। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies and not even the old men of the family। तो यहाँ पर अरम कहता है कि किसी को ये विश्वास नहीं होता था कि हम इतने गरीब है बट स्टिल हमारे पास इतना पैसा है दैट वी कैन फिल अप आवर स्टमक, कि हमारा पेट भर जाता है। पेट भरने के लिए हमारे पास खाना कहाँ से आता है, ये बात तो किसी को भी समझ नहीं आती थी। एंड इनफैक्ट जो हमारे फैमिली में जो ओल्ड मैन हैं उनको भी ये कभी समझ नहीं आया कि हमारे पास एक तरफ तो किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ खाने के लिए पता नहीं हमारे पास कहाँ से पैसे आ जाते हैं। तो इसी पॉवर्टी को यहाँ पर कॉमिकल पॉवर्टी कहा गया है, ठीक है। Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries। तो यहाँ पर अरम कहता है that we were known for our honesty, हम अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एंड कम से कम 11 सेंचुरीज, 11 सेंचुरीज कितना हुआ, देखो 1 सेंचुरी हुआ 100 ईयर्स, तो 11 सेंचुरी हुआ 1100 ईयर्स। सो यहाँ पर अरम कहता है लगभग 1100 साल से हम अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते रहे हैं। इवन वी हैड बीन द वेल्थीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक was the world, we were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong। तो यहाँ पर अरम कहता है although right now we are poor but still we known for our honesty। बट अगर हम जो है वेल्थीएस्ट फैमिली भी होते, बहुत अमीर भी होते, तो भी हम अपनी ऑनेस्टी के लिए ही जाने जाते। फिर आगे अरम कहता है कि हम अपने ऊपर प्राउड करते हैं, हम गर्व करते हैं। एंड फिर हम किस पर गर्व करते हैं, हमारी ऑनेस्टी पर। एंड देन वी नो दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, हम सही गलत में विश्वास रखते हैं कि हम कभी गलत नहीं करते, हम हमेशा सही में विश्वास रखते हैं। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। तो यहाँ पर अरम कहता है कि सिंस वी आर नोन फॉर आर ऑनेस्टी, तो हम किसी का भी बेनिफिट नहीं उठाते, ना हम किसी का एडवांटेज उठाते हैं। यहाँ पर एडवांटेज का मतलब है कि हम किसी भी इंसान का फ़ायदा नहीं उठाते। चोरी करना तो दूर की बात है, ठीक है। लेट अलोन स्टील का मतलब है कि चोरी करना तो दूर की बात है, हम किसी का फ़ायदा भी नहीं उठा सकते, क्योंकि हमें एक ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी देखने को मिलेगी। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, तो यहाँ पर आरम कहता है but anyway now I can see white beautiful horse। एंड जब मैं हॉर्स को देख रहा था तो मुझे वो बहुत ही मैग्निफिशेंट, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, एंड मैं हॉर्स को स्मेल भी कर सकता था एंड ये बहुत लवली लग रहा था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग। और मैं मतलब यहाँ पर आई कौन है, अरम। तो कहता है कि मैं अभी जो है घोड़े को, हॉर्स को सुन भी सकता था, उसकी ब्रीदिंग को सुन सकता था, एंड इट वॉज वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर मी। आई कुड नॉट believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of other members of our family। So यहाँ पर अभी भी अरम यही सोच रहा है कि ये वाइट हॉर्स कहाँ से आया। तो वो कह रहा है कि मुझे अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हॉर्स हमारे पास कैसे आया, क्योंकि ये हॉर्स ना तो मेरे कज़न मुराद का हो सकता है बिकॉज वी आर वेरी पुअर एंड वी कांट अफोर्ड हॉर्सेस, एंड ना इस हॉर्स का मुझसे कोई लेना देना है। एंड जहाँ तक जानता हूँ इस हॉर्स का ना मेरी फैमिली से, जो आज के टाइम पर चाहे जागे हों या सोए हुए हों, किसी से भी इस हॉर्स का कुछ लेना देना नहीं है। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बोट द हॉर्स। एंड ऐसा अरम इसलिए कह रहा है कि मुझे ये पता है कि मुराद इस घोड़े को नहीं खरीद सकता, एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बोट इट ही मस्ट हैव स्टॉलन इट। अब आगे अरम एक स्पेक्यूलेशन लगाता है, एक अजम्पशन लगाता है कि
अब देखो मुराद जो है घोड़ा खरीद नहीं सकता, तो घोड़ा कहाँ से आया? तो जब वो घोड़ा खरीद नहीं सकता तो जाहिर सी बात है उसने वो चुराया होगा। बट आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं मानता कि मुराद ने ये घोड़ा चुराया है, बिकॉज सिंस वी आर नोन फॉर आर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अरम कहता है कि मुराद ये घोड़ा नहीं चुरा सकता, क्योंकि हमारी जो ट्राइब है, हमारी जो फैमिली है, गैरो गैलेनियन फैमिली, इट इज़ नोन फॉर आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। नो मेंबर ऑफ गैरो गैलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। तो मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकता कि मुराद ने घोड़ा चुराया होगा, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो एक थीफ हो, एक चोर निकले। I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me, on the other frightened me. तो यहाँ पर अरम कह रहा है कि मैं एक बार अपने कज़न मुराद की तरफ देख रहा था एंड देन मैं हॉर्स की तरफ देख रहा था। तो ये मोमेंट एकदम पायस, स्टिलनेस एंड ह्यूमर जैसा था। पायस का मतलब होता है सैक्रेड या जो पवित्र होता है, स्टिलनेस का मतलब होता है कामनेस, यहाँ पर ह्यूमर का मतलब है मिस्चीवियस। तो यहाँ पर अरम ये कहना चाह रहा है कि जब मैं अपने कज़न को देख रहा था तो मुझे एक ह्यूमर नज़र आ रहा था, मुझे एक शरारतीपन नज़र आ रहा था कि मेरा कज़न मुराद कहाँ से ये हॉर्स लेकर आया है। लेकिन जब मैं हॉर्स को देख रहा था तो मुझे स्टिलनेस फील हो रही थी, मुझे पीस मिल रहा था, क्योंकि वो हॉर्स को राइड करना चाहता था। तो इसीलिए जब मैं अपने कज़न मुराद को एंड बार बार फिर हॉर्स को देख रहा था तो एक तरफ तो इट डिलाइटेड मी, मतलब इस चीज़ ने मुझे खुश किया, बट दूसरी ही तरफ इस चीज़ ने मुझे फ्राइटन किया, मतलब मुझे डरा दिया, क्योंकि यहाँ पर वो ये डरा हुआ था कि मुराद कहीं इस घोड़े को चुरा कर ना लाया हो। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? तो मैंने मुराद से पूछा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। तो मुराद ने कहा अगर तुम इस हॉर्स पर राइड करना चाहते हो ना तो फटाफट से विंडो से बाहर आओ। इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स। अब अरम को विश्वास हो गया कि ये हॉर्स चुराया हुआ है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब इस चीज़ के बारे में अरम के मन में कोई डाउट नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। अरम यहाँ पर कहता है कि मेरा कज़न मुराद मुझे इनवाइट करने आया था। नाउ इट डिपेंड्स ऑन मी वेदर आई वॉन्ट टू राइड और नॉट, मतलब ये चीज़ अब मुझ पर थी कि मैं जो है हॉर्स की राइडिंग करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग और समथिंग एल्स सच एज मनी। तो यहाँ पर ना अरम मुराद की स्टीलिंग को या इस एक्ट को जस्टिफाई करता है और कहता है कि एक घोड़े को उसकी राइड करने के लिए चुरा कर लाना चोरी नहीं कहलाई जाएगी, जैसे कि हम एक मनी को चुराते हैं। तो दैट मीन्स इफ़ वी स्टील अ हॉर्स फॉर राइड इज़ नॉट द सेम थिंग एज वी स्टील मनी। ओके, तो यहाँ पर ये कहता है कि पैसा चुराना इज़ अ चोरी, बट व्हेन यू स्टील अ हॉर्स फॉर अ राइड इज़ नॉट अ चोरी। ओके, फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। तो यहाँ पर अरम जस्टिफाई करके कहता है कि मेरे हिसाब से ये चोरी नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट If you were crazy about the horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. तो यहाँ पर अरम कहता है कि अगर आप सभी में वही सेम पैशन है एक हॉर्स को राइड करने का जो पैशन मेरे कज़न का और मेरा है, तो दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड अस, इट वॉजंट अ स्टीलिंग. It would not become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. तो यहाँ पर अरम कहता है कि जब तक हम इस घोड़े को आगे बेच ना दे और इससे कुछ पैसा ना कमा ले तब तक ये चोरी नहीं कहलाएगी, और मुझे ये पता है कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे. तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई जो ये अरम है ये कैसे मुराद के स्टीलिंग एक्ट को जस्टिफाई करता है, तो आपने ये पैराग्राफ लिखना है. तो दोबारा देख लेते हैं क्या लिखा गया. इसमें ये कहा है कि घोड़े को चुराना इज़ नॉट द सेम थिंग एज यू स्टील द मनी. क्योंकि अगर तुम लोगों में हमारे जैसा पैशन है हॉर्स को राइड करने का,
तो आप हमें समझ सकते हैं कि ये स्टीलिंग नहीं थी, बल्कि स्टीलिंग क्या होती है, अगर हम इस हॉर्स को आगे बेचें और इससे कुछ पैसा कमाएं तो ये स्टीलिंग कहलाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर अरम कहता है कि इट इज़ नॉट अ स्टीलिंग बिकॉज हम इस हॉर्स को आगे नहीं बेचेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड। अब अरम कहता है अपने कज़न मुराद को, जब उसका कज़न मुराद उसे बाहर बुला रहा था राइड के लिए, तो उस टाइम पर अरम रिप्लाई करता है लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, कि मुझे कुछ कपड़े तो पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी। देन मुराद रिप्लाइड ओके, फटाफट से कपड़े पहनो और जल्दी आओ। हरी का मतलब होता है जल्दी। आई लिव्ड इन टू माई क्लॉथ्स एंड देन, मैंने फटाफट से अपने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। तो अब अरम ने क्या किया, फटाफट से कपड़े पहन के उसने विंडो के बाहर छलांग लगाई एंड वो मुराद के पीछे बैठ गया, क्योंकि मुराद अभी हॉर्स पर बैठा हुआ था और वहीं जो है हॉर्स पर मुराद के पीछे अरम बैठ गया था। That year we lived at the edge of the town on Walnut Avenue. Aram is saying when I was just 9 years old and my cousin Murad was 14 years old, that time we used to live at the edge of the town. That means we used to live at the outskirts of the city. Outskirts of the city का मतलब है शहर के सेंटर एरिया से दूर रहा करते थे या शहर के कोने में रहा करते थे। तो ये कहाँ रहते थे, वॉलनट एवेन्यू। Behind our house वॉज कंट्री, और हमारे घर के पीछे कंट्री साइड इलाका था। तो क्या क्या था, वाइन यार्ड्स थे, ऑर्चिड्स थे, इरीगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। तो वाइन यार्ड्स का मतलब अ लैंड वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन, एंड ऑर्चिड का मतलब होता है द लैंड वेयर यू विल फाइंड ट्रीज एंड फ्रूट्स। इरीगेशन डिचेस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जहाँ पर ना पानी को स्टोर किया जाता है एंड उस स्टोर्ड वाटर से फिर इरिगेशन में हेल्प होती है। जैसे कि मैं आपको गूगल पे इमेजेस दिखा देती हूँ, ये देखो, इस तरीके के जो है एरिया को हम इरिगेशन डिचेस कहते हैं। एंड देन हमारे घर के पीछे कंट्री रोड्स थे। In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. So here trot means जब घोड़ा तेज तेज दौड़ता है ना उसे ट्रॉटिंग कहते हैं, ठीक है। जब घोड़ा तेज तेज दौड़ता है उसके टक टक की आवाज़ जो आती है उसे ट्रॉटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अरम कहता है आर हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट एंड विद इन लेस देन 3 minutes वी रीच टू ओलिव एवेन्यू। मतलब हम वॉलनट एवेन्यू से 3 मिनट में कहाँ पहुँच गए, ओलिव एवेन्यू पहुँच गए। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। अरम कहता है कि जब हम हॉर्स पर बैठे थे तो वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था, एंड जब हॉर्स जो है तेज तेज दौड़ रहा था तो उस टाइम पर जो हवा है वो हमें न्यू लग रही थी, एंड मतलब काफ़ी फ्रेश लग रही थी। यहाँ पर न्यू का मतलब है फ्रेश, एंड इट वॉज लवली टू ब्रीथ। इनफैक्ट जब जो घोड़ा है जो वो तेज तेज दौड़ रहा था, दैट वॉज द वंडरफुल मोमेंट फॉर अरम एंड मुराद। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. तो यहाँ पर अरम कहता है मेरा कज़न मुराद, जिसको सब लोग हमारी फैमिली में क्रेजिएस्ट मेंबर कहते हैं और वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर कहते हैं, वो अब गाने लग गया था। इनफैक्ट उसने तेज तेज से गाना शुरू कर दिया था। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। तो अरम कहता है कि हर एक फैमिली में हमें क्रेजी स्ट्रीक देखने को मिलती है। क्रेजी स्ट्रीक का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज रिपीटिंग, राइट, और व्हेन समथिंग इज कमिंग ओवर एंड ओवर। सो इसका मतलब ये है कि हर एक फैमिली मेंबर में हमें क्रेजी स्ट्रीक देखने को मिलती है। जैसे कि जो एक बिजार क्वालिटी जो किसी एंसेस्टर में होगी वही क्वालिटी किसी न किसी डिसेंडेंट में चली जाएगी, एंड फिर जो आपकी क्वालिटी होगी आपके या फिर आपके आगे जो अपकमिंग डिसेंडेंट्स हैं उनमें चली जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो क्रेजी स्ट्रीक होती हैं, जो हमारे कुछ ऐसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स या बिजार एलिमेंट्स हमें अपने एंसेस्टर से मिलते हैं। So my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. तो अरम कहता है कि हमारी ट्राइब में जो भी क्रेजी स्ट्रीक रहे हैं उनके नेचुरल डिसेंडेंट मुराद हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारी फैमिली में जो भी बिजार क्वालिटीज़ रही होंगी वो सारी की सारी मुराद में आ गई हैं। सो दैट्स वाई अरम सेड दैट मुराद इज़ द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब,
ठीक है। सो मुराद वॉज इम्पल्सिव, मुराद वॉज केयर फ्री, मुराद वॉज डेयरिंग. सो दैट्स वाई अरम सेड कि मुराद में जो ये क्रेजी स्ट्रीकनेस है, जैसे कि इम्पल्सिव होना, केयर फ्री होना, डेयरिंग होना, ये सारे गुण किसी न किसी ऐसे एंसेस्टर से आए हैं जो हमारी फैमिली में कभी मुराद के जैसा क्रेजी रहा होगा. बिफोर हिम वॉज आर अंकल खोसरोव. तो यहाँ पर अरम जो है वो अंकल खोसरोव के बारे में बताता है कि मुराद से पहले ऐसा ही एक इंसान हमारी फैमिली में था, वो था हमारा अंकल खोसरोव. ही वॉज एन एनॉर्मस मैन. एनॉर्मस मीन्स ह्यूज. तो अंकल खोसरोव काफ़ी ह्यूज थे, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टैश इन सैन जोक्विन वैली. तो सैन जोक्विन वैली में सबसे बड़ी मूछें जो हैं हमारे अंकल खोसरोव की थी. अ मैन वो सो फ्यूरियस इन टेम्पर. तो हमारे जो अंकल खोसरोव थे उनको गुस्सा जल्दी आ जाता था. टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा. तो हमारे अंकल खोसरोव जो थे वो लूज टेम्पर के थे. सो इरिटेबल मतलब बहुत जल्दी चिढ़ जाया करते थे, बहुत इम्पेशेंट थे. दैट ही स्टॉप्ड anyone from talking by roaring, it is no harm, pay no attention to it. And देखो यहाँ पर अरम ने ना अंकल खोसरोव की कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि अंकल खोसरोव किस तरीके के क्रेजी पर्सन थे. वो भी मुराद की तरह एकदम इम्पल्सिव, केयर फ्री एंड डियरिंग थे. एंड इन्हीं के गुण मुराद में आए हैं. ठीक है. तो यही कहा गया कि मुराद इज़ द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ अंकल खोसरोव. तो अंकल खोसरोव ऐसे थे जिनको बहुत जल्दी जो है गुस्सा आता था, लूज टेम्पर के थे, इरिटेट हो जाते थे, इम्पेशेंट थे. एंड वो सभी को चुप कराकर एक ही लाइन बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि इसमें कोई हानि नहीं है, इस पर ध्यान मत दो. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Now Aram says कि हमेशा यही होता था, जब भी कोई कुछ भी बातें करते थे तो मेरे अंकल खोसरोव हमेशा कहते थे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. तो यहाँ पर अरम ना एक ऐसा इंसिडेंस बताते हैं जहाँ से हमें ये पता चलता है कि अंकल खोसरोव कितने इम्पल्सिव एंड केयर फ्री पर्सन थे. एंड वन मोर थिंग वी केम टू नो कि खोसरोव के एक बेटे थे जिनका नाम था अरक. ठीक है. तो एक बार होता ये है कि जो अरक है वो भागा भागा बार्बर की शॉप पर आता है. बार्बर की शॉप पर उनके जो फादर खोसरोव थे वो अपनी मुस्टैश को ट्रिम करा रहे थे. लेकिन अरक बार्बर की शॉप में ये बताने आता है, अपने फादर को ये इन्फॉर्म करने आता है दैट आवर हाउस इज़ ऑन फायर, कि हमारा घर जो है उसमें आग लग गई है. अब ऐसा सुनते ही खोसरोव अंकल क्या कहते हैं वो देखते हैं. दिस मैन खोसरोव सैट अप इन द चेयर एंड रोल्ड, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. तो देखो इसी लाइन से हमें पता चल गया ना कि अंकल खोसरोव कितने ज़्यादा केयर फ्री पर्सन थे. तो जब अरक ये बताने आया बार्बर की शॉप में कि हमारे घर में आग लग गई है, तो अंकल खोसरोव जो थे उन्होंने ये सुनते ही चिल्लाया और ये कहा इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब इसमें कोई भी ऐसा हार्म या हानि नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो. द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर. सो खोसरोव रोवर्ड इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से. तो अब बार्बर दोबारा याद दिलाता है कि आपका बेटा ये कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है. तो ऐसा सुनते ही अंकल खोसरोव कहते हैं इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. So now अरम कहता है कि मुराद से पहले अंकल खोसरोव ऐसे पर्सन थे जो बहुत इम्पल्सिव, केयरफ्री एंड डेयरिंग थे, और यही जो क्वालिटी है मुराद में है. तो मुराद जो है वो अंकल खोसरोव के नेचुरल डिसेंडेंट हैं. ऑल्दो मुराद के जो रियल फादर हैं वो कौन है? जोरब, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स. अब कहते हैं यहाँ पर अरम कि मुराद के जो रियल फादर थे जोरब, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन थे. बट मुराद को क्वालिटी या जो ये बिजार से क्वालिटीज़ इनहेरिट हुई हैं ये अंकल खोसरोव से हुई हैं. अंकल खोसरोव एकदम अलग तरीके के पर्सन थे.
दैट्स हाउ इट वॉज इन आर ट्राइब। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि इस तरीके के क्रेजी स्ट्रीक हमारी फैमिली में रहे हैं। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिड नॉट मीन ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। तो यहाँ पर सन्स फ्लैश का मतलब है अपीयरेंस एंड स्पिरिट का मतलब होता है द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ अरम ये कहता है कि एक इंसान अपने फादर का अपीयरेंस ले सकता है बट दैट डजंट मीन कि उसके अंदर अपने फादर की सारी क्वालिटी आए। तो यहाँ पर जैसे हमें ये पता चलता है कि मुराद के जो रियल फादर हैं ज़ोरब, वो तो काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन थे, तो इनकी क्वालिटी मुराद में नहीं आई, बल्कि मुराद में किसकी क्वालिटी आई? अंकल कोसरोव की। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अरम कहते हैं कि अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश but that did not mean he was also the father of his spirit. The distribution of various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. तो यहाँ पर ये यूँ कहते हैं आरम कि हमारी फैमिली में जो काइंड्स ऑफ स्पिरिट हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमेशा से ही कैप्रीशियस एंड वैग्रेंट रही हैं। कैप्रीशियस एंड वैग्रेंट का मतलब है अनस्टेबल टाइप्स रही हैं, मतलब इट यू नो कीप्स चेंजिंग। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग। तो अब जो है अरम कहता है कि हम राइड करते रहे, मेरा कज़न मुराद जो है वो गाने गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू just a second, I'm moving to next page. That was the loveliest thing I had ever seen. अरम कहता है मेरे लिए ये मोमेंट काफ़ी लवली था। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. अब अरम कहता है कि मेरा कज़न मुराद हॉर्स को राइड करता करता एक ऐसी जगह ले गया जहाँ पर ड्राई ग्रासेस थी, एंड ड्राई ग्रासेस के बाद वो कहाँ पहुँचा? इरिगेशन डिच पर। एंड फिर उन्होंने राइड करते करते इरिगेशन डिच को क्रॉस किया, बट 5 मिनट्स लेटर वो वापस आया एंड ही वॉज ड्रिपिंग वेट। ड्रिपिंग वेट का मतलब है कि उसका कज़न मुराद जो है अब वो गीला होकर वापस आया, ही गॉट ड्रेंच्ड। तो ये गीला कैसे हुआ था? एक्चुअली मुराद ने जब इरिगेशन डिच को क्रॉस किया तो वहाँ पर वो गिर गया था एंड इसीलिए ही गॉट ड्रेंच्ड, मतलब वो गीला हो गया। तो जब मुराद अरम के पास वापस आया, ही वॉज ड्रिपिंग वेट। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड। अरम कहता है कि अब सनराइज होने ही वाला था और मैंने मेरे कज़न मुराद को कहा कि अब मेरी बारी है, मुझे अकेले राइड करने दो। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड, ही सेड। मेरा कज़न मुराद हॉर्स से नीचे उतरा एंड उसने मुझे कहा राइड। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ हॉर्स। लीप्ड का मतलब होता है एक ऊंची छलांग लगाना, हाई जंप को हम कहते हैं लीप। And for a moment knew the most awful fear imaginable, the horse did not move. अरम यहाँ कहता है कि मैंने एक हाई जंप लगाई, एक ऊंची छलांग लगाई और हॉर्स पर बैठ गया, बट थोड़े से मोमेंट के लिए मैं एक ओफुल फियर में था। तो यहाँ पर अरम को जिस चीज़ का डर था वही हुआ एंड वही डर उसके सामने आया। तो किस चीज़ का डर था अरम को? द हॉर्स डिड नॉट मूव। अरम को भी यही लग रहा था क्योंकि अरम को पता ही नहीं था कि हॉर्स को राइड कैसे करना है, और वही हुआ। तो जो हॉर्स है वो मूव ही नहीं किया एंड अरम को पता भी नहीं था कि कैसे अब राइड करना है। किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड। इतने में मेरे कज़न मुराद ने कहा कि घोड़े की मसल में किक करो। वट आर यू वेटिंग फॉर? किस चीज़ का वेट कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। और जब तक कोई उठ ना जाए उससे पहले ही हमें इस घोड़े को वापस लेकर जाना है, वरना हम पकड़े जाएंगे। ऐसा किसने कहा? मुराद ने कहा। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ हॉर्स, once again it reared and snorted, then it began to run. अरम कहता है कि मैंने वैसा ही किया जैसे मेरे कज़न मुराद ने मुझे करने को कहा। तो अरम ने क्या किया? हॉर्स की मसल पर किक किया एंड जैसे ही हॉर्स को किक किया वैसे ही हॉर्स ने क्या किया? इट रियर्ड एंड स्नोटेड देन बिगेन टू रन। कि हॉर्स जो है
इट स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, अपने पीछे के पाँव पर खड़ा हो गया। एंड हॉर्स ने एक एक्सप्लोजिव सी नॉइज़ निकाली एंड स्नोट करने के बाद उसने जो है हॉर्स ने एक स्पीड पकड़ ली। इट बिगेन टू रन। आई डिड नॉट नो वट टू डू। आरम कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड to the vineyard of Dickon Halabian where it began to leap over vines। तो मैंने आपको बताया था vineyard का मतलब क्या होता है, a land where grapes are grown। तो अब अरम कहता है कि अब जो है जो ये हॉर्स है ये ना तो फील्ड पे गया ना मुझे इरिगेशन डिश पर लेकर गया, इनफैक्ट ये रोड पर सड़कों पर भागने लगा। एंड सड़कों पर भागते भागते ये एक वाइन यार्ड में पहुंचा। ये वाइन यार्ड किसका था, डिक्रन हैलेबियन। डिक्रन हैलेबियन नाम का एक फार्मर था, उसका ये वाइन यार्ड था। वहाँ पर काफ़ी सारे जो है ग्रेप्स इसने ग्रो किए हुए थे। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। तो अरम कहता है कि अब जो हॉर्स है वो डिक्रन हैलेबियन के वाइन्स पर छलांग लगाने लगा, लीप करने लगा। The horse leaped over 7 vines before I fell, then it continued running। अब अरम कहता है कि मुझसे ये हॉर्स संभल नहीं रहा था, तो ये हॉर्स ने क्या किया, इस डिक्रन हैलेबियन के वाइन यार्ड में 7 वाइन्स को जब ये जो है लीप कर रहा था उससे पहले ही मैं गिर गया। एंड देन इट कंटिन्यूड रनिंग। अब यहाँ हॉर्स जो है वो क्या करने लगा, वो उसने जो है अरम को गिरा दिया एंड देन वो आगे दौड़ता ही चला गया। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। अब मेरा कज़न मुराद जो है वो हमारी तरफ भागता भागता आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। नाउ अरम जो है यूं कहता है कि भाई मेरा कज़न मुराद जो है उसने मुझे चिल्ला कर कहा कि मैं तुम्हारे लिए वरीड नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं वरीड हूँ हॉर्स के लिए, क्योंकि हमें हॉर्स वापस लेकर जाना है। यू गो दिस वे, आई विल गो दिस वे। तो अब हॉर्स जो है, मैंने जैसे कि यहाँ ऊपर बताया कि हॉर्स जो है इट कंटिन्यूड रनिंग, ठीक है, उसने हॉर्स ने अरम को गिरा दिया था लेकिन वो आगे दौड़ता गया दौड़ता गया। तो अब वो हॉर्स ना तो अरम को दिखा ना ही मुराद को दिखा। तो मुराद भागता भागता आया एंड वो अपने कज़न अरम को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वरीड नहीं हूँ, इनफैक्ट हमें हॉर्स को वापस लेके जाना है, तो मैं हॉर्स के लिए वरीड हूँ। तो अब मुराद कहता है अरम को, यू गो दिस वे, आई विल गो दिस वे, कि तुम इस तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाता हूँ एंड हॉर्स को ढूंढ कर लाते हैं। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। बी काइंडली का मतलब है इन्फॉर्म कर देना। अब मुराद अरम को कहता है कि अगर तुमको घोड़ा मिले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, आई विल बी नियर, मैं वहीं पर पहुँच जाऊँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch। अरम कहता है कि मैं हॉर्स को ढूंढने के लिए सड़कों पर भागा भागा गया एंड मुराद हॉर्स को ढूंढने के लिए फील्ड की तरफ गया, इरिगेशन डिच की तरफ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। फिर मेरे कज़न को आधा घंटा लगा हॉर्स को ढूंढकर लाने में और वो उसे आधे घंटे के बाद वापस ले आया। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। अब अरम कहता है कि मेरा कज़न मुराद जो है अब वो चिल्लाकर कहता है कि अब घोड़ा मिल गया, फटाफट से जंप लगाकर मेरे पीछे बैठो। एंड राइट नाउ द होल वर्ल्ड इज अवेक, दैट मीन्स कि सारा संसार अब जग चुका है, अब सबको पता चल जाएगा कि हमने ये घोड़ा चुराया है। वट विल वी डू, आई सेड। अरम पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। अब मुराद कहता है कि हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम इसको वापस ले जाएंगे, ठीक है, या फिर हम इसको हाइड कर देंगे, कहीं छुपा कर रख देंगे कल मॉर्निंग तक। ही डिड नॉट साउंड वरिड। अब अरम कहता है कि मेरा कज़न मुराद तो बिल्कुल भी वरिड नहीं लग रहा था। आई न्यू ही वुड हाइड हिम। और अरम कहता है कि मुझे पता है कि मेरा कज़न मुराद अभी हॉर्स को हाइड करेगा, कहीं छुपा कर रखेगा, एंड नॉट टेक हिम बैक, बल्कि उस घोड़े को किसी को वापस नहीं देगा जिसका वो है, बल्कि अभी मेरा कज़न मुराद इस हॉर्स को हाइड करेगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट। मतलब अरम कहता है कि अभी कुछ टाइम तक तो मेरा कज़न मुराद इस हॉर्स को वापस लेकर नहीं जाएगा, कुछ टाइम तक तो मेरा कज़न मुराद इसे क्या करेगा, छुपा कर रखेगा।
वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड। तो अब अरम पूछता है मुराद से कि हम इसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड। देन मेरे कज़न मुराद ने क्या कहा कि मुझे एक जगह के बारे में पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। देन अरम मुराद से पूछता है कि तुमने कितने टाइम से इस घोड़े को चुराया हुआ है। इट सडनली डोंट ऑन मी, डोंट का मतलब होता है टू बिकम क्लियर, किसी चीज की क्लैरिटी होना, ठीक है। तो अब अरम कहता है इट सडनली डोंट ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अरम कहता है कि अब मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि मेरा कज़न मुराद जो है काफ़ी टाइम से अर्ली मॉर्निंग में इस हॉर्स की राइडिंग कर रहा है, लेकिन मेरे पास वो आज ही सुबह आया है बिकॉज ही न्यू कि मैं हॉर्स को राइड करना चाहता हूँ। तो अरम यहाँ कहता है कि मेरा कज़न मुराद जो है वो काफ़ी टाइम से इस हॉर्स पर राइडिंग कर रहा है, लेकिन अरम के पास वो आज ही सुबह आया क्योंकि मुराद को पता है कि अरम की कितनी इच्छा है हॉर्स को राइड करने की। Who said anything about stealing a horse? He said. अब मुराद कहता है कि तुमको किसने कहा कि मैंने ये घोड़ा चुराया है। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो अब जैसे ही मुराद ने ये कहा कि तुमको किसने कहा मैंने घोड़ा चुराया, तो यहाँ पर जो अरम है ना अपना क्वेश्चन चेंज करता है। तो अरम अब पूछता है ओके एनी हाउ, तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम कब से जो है हॉर्स की राइडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो अब अरम ने क्या किया, अपने क्वेश्चन को चेंज किया। अब वो ये नहीं पूछ रहे कि तुमने हॉर्स कब से चुराया, बल्कि वो अब ये पूछ रहा है कि तुम कब से, कौन सी सुबह से तुम इस हॉर्स को राइड कर रहे हो, मतलब तुमको कितने दिन हो गए इस हॉर्स को राइड करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर अरम जो है अपना क्वेश्चन चेंज करके पूछता है। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड। अब मुराद रिप्लाई करता है आज की सुबह से पहले तो मैंने कभी इसको राइड नहीं किया। अब अरम पूछता है आर यू टेलिंग मी द ट्रुथ, कि क्या तुम मुझे सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड। तो मुराद ने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमको बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहा। बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स वट यू आर टू से। नाउ मुराद अरम को कहता है कि लेकिन अगर हम पकड़े गए तो तुमको यही बोलना है कि आज सुबह से ही हम राइड कर रहे हैं। आई डू नॉट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। मुराद कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने। ऑल यू नो इज दैट वी हैव स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। नाउ मुराद अरम को ये भी कहता है कि तुम्हारे लिए तो हम आज सुबह से ही राइड कर रहे हैं ना, तो तुम यही बोलना कि आज सुबह से ही हम राइड कर रहे हैं। ऑल राइट, आई सेड। अरम कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही बोलूँगा। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fitwazia. There was some oats and dry alfalfa in the barn. देखो सबसे पहले तो ये समझो बार्न का मतलब क्या होता है। एक ऐसी लार्ज बिल्डिंग जहाँ पर क्रॉप्स एंड एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है। अ लार्ज बिल्डिंग वेयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स आर केप्ट। डेजर्टेड का मतलब होता है जो ऐसा प्लेस अब कोई जहाँ ना रहता हो ना आता हो। वाइन यार्ड का मतलब होता है अ लैंड वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन। तो यहाँ पर अरम कहता है कि मेरा कज़न मुराद एक जगह को जानता था जहाँ पर वो हॉर्स को हाइड करने जाने वाला था। तो अब उसी जगह को डिस्क्राइब किया जा रहा है इस पैराग्राफ में। तो अरम कहता है कि मेरा कज़न मुराद हॉर्स को चुपचाप कहाँ ले गया। एक फार्मर है फेटवाजिया, ठीक है, एक फार्मर है फेटवाजिया, उसका एक डेजर्टेड वाइन यार्ड है। किसी टाइम पर ये वाइन यार्ड इस फेटवाजिया फार्मर का प्राइड हुआ करता था, लेकिन अभी इस वाइन यार्ड पर काम नहीं करता। और इसी फार्मर के वाइन यार्ड में एक बार्न है, एक लार्ज बिल्डिंग है जहाँ पर क्रॉप्स एंड एनिमल्स को रखा जाता है। तो यहाँ पर अरम कहता है कि मेरा कज़न मुराद उसी बार्न में हॉर्स को हाइड करने गया। एंड बार्न में कुछ सीरियल्स भी थे जैसे कि ओट्स एंड ड्राई अल्फा, जिसकी वजह से हॉर्स को कुछ खाने को भी मिल सकता था। वी बिगेन वॉकिंग होम। एंड अब इन दोनों कज़न ने क्या किया, इस बार्न में, डेजर्टेड वाइन यार्ड के बार्न में हॉर्स को छुपा दिया
एंड देन ये अपने घर की तरफ मुड़े. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first, it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. ये सारी स्टेटमेंट किसने दी है? मुराद ने. मुराद कहता है अरम को कि इस हॉर्स से नाइस तरीके से बिहेव कराना उसके लिए इतना भी ईजी नहीं था, क्योंकि ये हॉर्स पहले तो वाइल्डली रन करना चाहता था, बट जैसा कि मुराद अरम को पहले ही बोल चुका है दैट ही हैज़ अ वे विद अ हॉर्स, कि उसे पता है हॉर्स के साथ कैसे डील करना है. देन मुराद कहता है कि वो जैसा चाहे हॉर्स से वैसे ही करा सकता है, बिकॉज हॉर्सेस अंडरस्टैंड हिम, कि हॉर्स उसे समझते हैं. हाउ डू यू डू इट, आई आस्क्ड. अब अरम पूछते कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, हॉर्स तुमको कैसे इतनी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी हॉर्स के साथ है. I have an understanding with the horse, he said. अब मुराद कहता है कि ये मेरी एक अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ. Yes, but what sort of an understanding, I asked. तो यहाँ पर अरम पूछता है कि भाई किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी. A simple and honest one, he said. तो यहाँ पर मुराद रिप्लाई करता है कि ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सिंपल एंड ऑनेस्ट है. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. तो यहाँ पर अरम कहता है कि I wish कि मैं भी ऐसे ही हॉर्स को अंडरस्टैंड कर पाता, हॉर्स मुझे अंडरस्टैंड कर पाते. तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब मुराद ये कहता है ना कि एक सिंपल एंड ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब ये है कि मुराद जो है वो एनिमल्स की तरफ अफेक्शन शो करता है, राइट. एंड जब एनिमल्स की तरफ हम अफेक्शन शो करते हैं तो वो भी हमें रेसिप्रोकेट में वही अफेक्शन देते हैं. तो यहाँ पर जो अरम है वो कहता है कि आई विश मैं भी ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाता हॉर्स के साथ. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. अब मुराद कहता है कि तुम अभी छोटे बच्चे, तुम अभी सिर्फ 9 साल के हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुमको समझ आ जाएगा कि ये अंडरस्टैंडिंग कैसे बिठानी होती है. I went home and ate a hearty breakfast. तो यहाँ पर अरम कहता है कि मैं अपने घर गया और मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, मैंने अपना नाश्ता किया. That afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. अरम कहता है कि मैंने अपना हार्टी ब्रेकफास्ट खाया, मतलब एक वॉर्म सा बड़ा बढ़िया सा ब्रेकफास्ट खाया, और उसी आफ्टरनून मेरे अंकल खोसरोव घर आए. एंड वो घर क्यों आए थे? कॉफ़ी पीने एंड सिगरेट स्मोक करने. तो वो कहाँ बैठ गए? हमारे पार्लर में. अब पार्लर का मतलब है यहाँ पर लिविंग रूम, ठीक है. एंड लिविंग रूम में बैठकर वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे, ओल्ड कंट्री मतलब अपने गांव को याद कर रहे थे, एंड साथ ही साथ वो कॉफ़ी पी रहे थे एंड सिगरेट स्मोक कर रहे थे. देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एन असीरियन who out of loneliness had learned to speak Armenian. अब अरम कहता है कि उसके थोड़ी देर बाद, मतलब अंकल खोसरोव के बाद हमारे घर पे कौन आता है? एक दूसरा विजिटर आता है जिसका नाम होता है जॉन बायरो. जॉन बायरो एक किसान था, एक फार्मर था, एंड ये एक अजीरियन था. अजीरियन मतलब जो लोग अजीरिया कंट्री में रहते हैं उनको अजीरियन बोलते हैं, राइट. जैसे कि आर्मेनिया में जो लोग रहते हैं उनको आर्मेनियन बोल रहे हैं, इंडिया में जो रहते हैं इंडियन बोलते हैं, ऐसे ही जो असीरियन है अजीरियन में जो रहते हैं उनको असीरियन बोलते हैं, ठीक है. सो जॉन बायरो जो है वो एक असीरिया कंट्री से बिलोंग करता था, दैट्स वाई अजीरियन इज रिटन ओवर देयर. आउट ऑफ लोनलीनेस ही हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन. यहाँ पर अरम कहता है कि जॉन बायरो काफ़ी अकेला इंसान था और उस लोनलीनेस में उसने हमारी भाषा सीख ली जो कि है आर्मेनियन. माई मदर ब्रोट the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sighing sadly, he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. तो जब हमारे घर पर जॉन बायरो आया जो कि एक फार्मर था, तो उसके लिए मेरी मदर ने क्या किया? मेरी मदर ने हॉस्पिटैलिटी शुरू कर दी. मेरी मदर उनके लिए कॉफ़ी लेकर आई, टोबैको लेकर आए,
और जॉन बायरो ने सिगरेट को रोल किया एंड देन फिर उसको स्मोक किया। मतलब जॉन बायरो ने क्या किया, कॉफ़ी भी पी एंड सिगरेट स्मोक किया। फिर उसके बाद साइंग सैडली, मतलब अब दुख भरी आवाज़ में जॉन बायरो कहता है मेरी मदर को कि मेरा घोड़ा जो लास्ट मंथ गुम गया था वो आज भी मुझे नहीं मिला है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो यहाँ पर अरम को समझ में आ जाता है कि जिस घोड़े पर वो सुबह सुबह राइड कर रहे थे वो घोड़ा किसका है, जॉन बायरो का घोड़ा है। ठीक है। माई अंकल खोसरोव बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट इज़ नो हार्म, what is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse? तो यहाँ पर अरम कहता है कि जॉन बायरो जब अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था घोड़े की तो उस पर मेरे अंकल खोसरोव काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए थे एंड वो चिल्लाने लगे और वो कहते हैं जॉन बायरो को इट इज़ नो हार्म, कि ये तो कोई हार्म नहीं है, ये तो कोई हानि नहीं है। और घोड़े पर क्या रो रहे हो, घोड़े का खोना कोई खोना थोड़ी ना होता है, हम लोगों ने तो अपने होमलैंड खोए हैं और तुम एक छोटे से घोड़े पर रो रहे हो। ऐसा किसने कहा, अंकल खोसरोव ने। और किसको कहा, जॉन बायरो को कहा। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट वट ऑफ माई सरी, वट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स। देखो सरी का मतलब होता है एक कैरेज जिसमें 4 पहिए होते हैं एंड ये जो तांगा, एक तरीके का तांगा कह लो आप, है ना, जो घोड़े से चलता है। ठीक है। घोड़ा जो है उसे जो है घोड़े पर उस तांगे को लगाया जाता है और वो घोड़े की वजह से ही चलता है। जैसे कि आपने शोले फिल्म में देखा होगा, शोले फिल्म में एक बार देख लेना सरी क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जॉन बायरो कहता है कि तुम जैसे सिटी ड्वेलर्स के लिए ये एक लॉस नहीं होगा, बट मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि घोड़े के बिना मेरी सरी का क्या होगा। सरी मतलब एक कैरेज जो है, जो मैंने बताया 4 पहिए वाली, जो 4 पहिए का तांगा होता है उसे सरी कहते हैं। तो वो कहता है कि व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स, कि मेरी सरी का हॉर्स के बिना क्या होगा। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरोव रोवर्ड। अब ऐसा सुनते मेरे अंकल खोसरोव क्या कहते हैं कि इस पर ध्यान मत दो, इट इज़ नो हार्म। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। अब जॉन बायरो कहता है कि बिना सरी के मुझे पैदल चलना पड़ रहा है और मुझे हर जगह जाने में टाइम लग रहा है, जैसे कि मुझे यहाँ आना पड़ा 10 miles दूर पैदल चल के। ठीक है। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरोव शाउटेड। अब ऐसा सुनते मेरे अंकल खोसरोव कहते हैं कि तुम्हारे पास पैर तो है ना। तो यहाँ आप इस चीज़ को समझना कि जॉन बायरो ये कहता है कि भाई मैं अपनी सरी को चलाना चाहता हूँ और मेरी सरी बिना घोड़े के चल नहीं सकती। ठीक है। मतलब जो तांगा है वो बिना घोड़े के चल नहीं सकता और बिना तांगे के मुझे पैदल चल के आना पड़ता है। लेकिन जैसे ही ये जॉन बायरो कहता है कि मैं इतनी दूर पैदल चल के आया, तो अंकल खोसरोव कहते हैं तुम्हारे पास पैर तो हैं, यू हैव लेग्स, एंड पे नो टेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। जॉन बायरो कहता है कि मेरी लेफ्ट लेग में काफ़ी ज़्यादा पेन है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरोव रोल्ड। अब इतना सुनते ही मेरे अंकल खोसरोव क्या कहते हैं कि इस पर ध्यान ही मत दो, पे नो अटेंशन टू इट। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। अब जॉन बायरो कहता है कि वो घोड़ा मैंने काफ़ी कॉस्टली खरीदा था, काफ़ी महंगा पड़ा था, और इस घोड़े को मैंने कितने में खरीदा था, $60 में खरीदा था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खोसरोव सेड। ऐसा सुनते ही मेरे अंकल खोसरोव ने कहा कि मैं मनी पर स्पिट करता हूँ, पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। स्टॉक्ड का मतलब है तेजी से चलना। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। तो यहाँ पर अरम कहता है कि ऐसा सुनते ही, जैसे ही खोसरोव ने ये कहा आई स्पिट ऑन मनी, ऐसा सुनते ही जॉन बायरन अब क्या करता है, वो तेजी से खड़ा होता है और घर के बाहर तेजी से चला जाता है। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। और जब वो जाता है ना जॉन बायरो, क्योंकि वो गुस्से में जाता है बाहर खोसरोव की बात सुन के, तो उसने हमारे घर के दरवाजे को स्लैम किया, मतलब जोर से पटका। ठीक है। माई मदर एक्सप्लेन्ड। तो मेरी मदर ने जॉन बायरो को क्या एक्सप्लेन किया, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, कि जो ये अंकल खोसरोव हैं ये बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हैं। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। फिर मेरी मदर जो है वो जॉन बायरो को कहती हैं कि ये जो अंकल खोसरोव है ना, ये काफ़ी
काइंड पर्सन है, बहुत ही जेंटलमैन है, लेकिन हो ये रहा है कि ये अपने घर को मिस कर रहे हैं एंड ये बहुत एनॉर्मस है, लार्ज मैन है, तो यहाँ पर ये इतना कंफर्टेबल नहीं फील करते. द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस. अब अरम कहता है कि जो फार्मर है वो चला जाता है एंड मैं भागा भागा कहाँ जाता हूँ, मेरे कज़न मुराद के घर पे जाता हूँ. ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री. पीच ट्री का मतलब है आड़ू का पेड़. तो अब अरम कहता है कि मेरा कज़न मुराद पीच ट्री के नीचे बैठा था, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई. ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड. तो अब अरम क्या देखता है कि एक बर्ड है रोबिन, एंड वो रोबिन बर्ड को चोट लग गई है और अब वो उड़ नहीं पा रही है. तो अब अरम ये देखता है कि उसका कज़न मुराद जो है ना, वो इस बर्ड से बात कर रहा है एंड इस बर्ड को उड़ने में हेल्प कर रहा है. वट इज़ इट ही सेड. तो अब जैसे ही मैं वहाँ गया तो मेरा कज़न मुराद कहता है क्या हुआ. द फार्मर जॉन बायरो आई सेड. तो मैंने कहा जो फार्मर जॉन बायरो है, ही विजिटेड आवर हाउस, कि वो हमारे घर आया. ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स. वो अपने घोड़े को वापस चाहता है. यू हैव हैड इट अ मंथ. तो यहाँ पर जो है जो अरम है वो मुराद को क्वेश्चन करके कहता है कि क्या तुम्हारे पास ये घोड़ा 1 महीने से है. आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड. अब अरम कहता है कि तुम मुझे अब ये प्रॉमिस करो कि जब तक मैं घोड़े की घुड़सवारी करना ना सीख जाऊं, जब तक हॉर्स को राइड करना ना सीख जाऊं, तब तक तुम इस हॉर्स को वापस नहीं दोगे. इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड. तो ऐसा सुनते ही मेरा कज़न मुराद मुझे कहता है कि तुमको पूरा 1 साल लगेगा हॉर्स को राइड करने में. वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर. तो अरम यहाँ पर कहते हैं कि हम इस हॉर्स को 1 साल तक भी रख सकते हैं. माई कज़न मुराद लीव टू हिज फीट. अब ऐसा सुनते ही मेरा कज़न मुराद जो है वो काफ़ी एस्टोनिश हो जाता है और एकदम से जंप करता है और कहता है व्हाट, कि ये तुम क्या कह रहे हो. आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोगलेनियन फैमिली टू स्टील. द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर. तो देखो यहाँ पर अरम तो कहता है कि तुम इस घोड़े को 1 साल तक वापस नहीं दोगे क्योंकि मुझे घोड़े को राइड करना सीखना है. तो यहाँ पर मुराद कहता है कि 1 साल तक हम इस हॉर्स को नहीं रख सकते. क्या तुम ये चाह रहे हो कि गैरोगलेनियन फैमिली का नाम एक चोरी में आए. द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर. बल्कि इस घोड़े को इसके ट्रू ओनर के पास, असली मालिक के पास जाना चाहिए. व्हेन आई सेड. अरम पूछता है कब. इन 6 months एट द लेटेस्ट ही सेड. तो मेरा कज़न मुराद कहता है कि 6 महीने तक हम इस घोड़े को रख सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम. ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर. अब ऐसा कहकर मेरे कज़न मुराद ने उस बर्ड को हवा में उड़ा दिया. द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट. फिर अरम कहता है कि उस बर्ड ने काफ़ी कोशिश की, 2 बार गिरी भी, लेकिन उसके बाद फाइनली वो उड़ गई बर्ड हाई एंड स्ट्रेट. अर्ली मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट. तो अब अरम कहता है कि फॉर ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के लिए मैं और मेरे कज़न मुराद ने क्या किया, इस घोड़े की प्रॉपर घुड़सवारी की. ठीक है, हम इस हॉर्स को उसी डेजर्टेड वाइन यार्ड के बांध से लेकर हर सुबह राइडिंग के लिए जाया करते थे एंड फिर आते वक्त इस घोड़े को वहीं छुपा देते थे. एवरी मॉर्निंग द हॉर्स एंड when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. तो यहाँ पर अरम कहता है कि हर मॉर्निंग, हर सुबह क्या होता था, जब भी मैं अकेला राइड करता तो ये हॉर्स मेरे से संभाला नहीं जाता था. ये छलांग लगाकर ग्रेप वाइन्स में चला जाता, उनको ख़राब कर देता या स्मॉल ट्रीज़ में चला जाता और फिर बाद में मुझे गिराकर it ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. अब यहाँ पर अरम कहता है कि nevertheless, कोई नहीं, मैं गिर जाता था, लेकिन मेरे मन में अभी भी ये विश्वास है कि मैं एक दिन मेरे कज़न मुराद की तरह ही राइड करना सीख जाऊँगा. One morning on the way to Fetwazia's deserted vineyard, we ran into farmer John Bairo who was on his way to town. अब यहाँ पर अरम कहता है कि एक सुबह होता ये है
कि जब हम फिटवाजिया के डेजर्टेड वाइन यार्ड की तरफ जा रहे थे तो उस टाइम पर हम किससे टकराए? जॉन बायरो से। जॉन बायरो जो है वो ही वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, वो अपने टाउन जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि एक तरफ तो अरम एंड मुराद हॉर्स को हाइड करने बाण में जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनको वहीं पर रास्ते में कौन दिखता है? जॉन बायरो, वही फार्मर जिसका ये हॉर्स था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजन मुराद सेड आई हैव अ वे विद फार्मर्स। अब जैसे ही मुराद एंड अरम जॉन बायरो को देखते हैं तो ये जो कज़न मुराद है ये कहता है कि मुझे बात करने दो, आई नो हाउ टू डील विद फार्मर्स। क्योंकि यहाँ पर मुराद ये कह रहा था कि मैं बात करूँगा और मैं अगर बात करूँगा तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे कज़न मुराद ने जॉन बायरो को क्या कहा? गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। तो ईगरली का मतलब होता है क्यूरियोसिटी के साथ। तो जॉन बायरो ने जैसे ही हमारा वाइट घोड़ा देखा तो वो उसको ऑब्जर्व करने लगा, माइन्यूटली देखने लगा उसको, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि ये उसी का घोड़ा है। जब मुराद जॉन बायरो को गुड मॉर्निंग विश करता है तो उसके रिटर्न में जॉन बायरो हमें गुड मॉर्निंग कहता है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? एंड देन वो हमसे पूछे कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन। मेरा कज़न मुराद हमारी अपनी अर्मेनियन लैंग्वेज में कहता है इसका नाम है माई हार्ट। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। तो अब जॉन बायरो कहता है इतने प्यारे से हॉर्स का जो ये नाम तुमने रखा है माई हार्ट, ये बड़ा ही ब्यूटीफुल नाम है। आई कुड स्वेर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ। अब जॉन बायरो कहता है कि मैं कसम खाकर कह सकता हूँ ये वही घोड़ा है जो मेरे से कुछ हफ्ते पहले चुराया गया है, क्या मैं इसके माउथ को ध्यान से देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद कहता है यस आप बिल्कुल देख सकते हैं। द फार्मर लुक्ड इनटू माउथ ऑफ द हॉर्स। अब फार्मर जो है हॉर्स के माउथ को देखता है। टूथ फॉर टूथ ही सेड। अब टूथ फॉर टूथ का मतलब है कि बिल्कुल सिमिलर या डॉपल गैंगर, मतलब जो बिल्कुल एक दूसरे से शक्ल मिलती हो उसे कहते हैं टूथ फॉर टूथ। तो यहाँ पर जॉन बायरो कहता है कि ये घोड़ा तो बिल्कुल सेम वैसा ही है जो मेरे यहाँ से चुराया गया है। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। तो यहाँ जॉन बायरो कहता है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता ना तो मैं ये कसम खा के कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा ही है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। लेकिन जॉन बायरो कहता है कि तुम्हारी फैमिली गैरो गलेनियन ट्राइब ये ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट के लिए जानी जाती है एंड इस चीज़ के बारे में मुझे पता है। येट द हॉर्स इज़ ट्विन ऑफ माई हॉर्स। लेकिन जो तुम्हारे पास घोड़ा है वो मेरे घोड़े का बिल्कुल ट्विन है, बिल्कुल सिमिलर है। अ सस्पिशियस मैन would believe his eyes instead of his heart. Good day my young friends. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना जॉन बायरो को पता तो चल जाता है कि ये उसी का घोड़ा है, लेकिन वो ये कहता है कि सिंस तुम्हारी फैमिली जो है ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है एंड आई नो योर पेरेंट्स एंड आई नो योर ट्राइब कि तुम कभी चोरी नहीं करोगे, तो इसलिए वो कहता है कि मैं इसलिए तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम चोरी नहीं करोगे, तुम एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते हो जो कि ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट के लिए जानी जाती है। फिर वो कहता है कि अगर कोई भी सस्पिशियस मैन की बात करें तो वो अपनी आईज पर बिलीव करेगा ना कि अपने हार्ट पर। तो इस लाइन में जॉन बायरो के कहने का मतलब है कि एक अगर शक्की इंसान होगा ना वो अपनी आंखों पर बिलीव करेगा ना कि अपने दिल पर। लेकिन यहाँ जॉन बायरो कहता है कि मैं अपनी आंखों से ज़्यादा अपने दिल पर विश्वास कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल ये कहता है कि तुम्हारी ट्राइब में कोई चोरी नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर कोई शक्की इंसान होता तो वो अपनी आंखों पर विश्वास करता और इसे देखकर यही कहता कि ये घोड़ा उसी का ही है। गुड डे जॉन बायरो माई कज़न मुराद सेड। ऐसा सुनते ही मेरे कज़न मुराद ने कहा गुड डे, हैव अ गुड डे। ठीक है, तो वो ग्रीट करता है जॉन बायरो को। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड
and put it in the barn. The dog followed us around without making a sound. अब अरम कहता है कि अगले दिन की सुबह हमने इस घोड़े को जॉन बायरो के वाइन यार्ड में जो बार्न था वहाँ पर छोड़ दिया, एंड उस बार्न में कुछ डॉग्स भी थे. उन डॉग्स ने हमें फॉलो किया लेकिन उन्होंने कोई साउंड नहीं की. द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क. तो अरम यहाँ पर अपने कज़न मुराद को विस्पर करके कहता है कि लुक अराउंड, यहाँ पर डॉग्स भी हैं और मुझे लगा था कि डॉग्स भौंकेंगे. दे वुड एट somebody else he said. लेकिन मेरा कज़न मुराद कहता है कि हमारी जगह कोई और होता ना, they would have definitely barked. I have a way with dogs. लेकिन मेरा कज़न मुराद कहता है कि I know how to deal with dogs. तो यहाँ पर देखो, पहले वो कहता है मुराद I know how to deal with horse, ठीक है. I mean he said that he knows a way with horse. फिर वो कहता है कि उसे पता है कि रोबिन के साथ कैसे डील करना है, बर्ड्स के साथ कैसे डील करना है. अब वो कह रहा है कि उसे पता है कि डॉग्स के साथ कैसे डील करना है. माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेज नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे. तो अरम यहाँ कहता है मेरा कज़न मुराद जो है उसे पता है कि एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना है, तो उसने अपनी आर्म्स को हॉर्स के अराउंड रखा, मतलब अपनी बाजू को जो है हॉर्स के चारों तरफ जो है घुमाया, उस पर रखा, एंड अपनी नाक को हॉर्स की नाक से थोड़ा सा प्रेस किया एंड हॉर्स को पैट किया, एंड देन हम वहाँ से चले गए. दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सर्रे. और उसी दिन जॉन बायरो अरम के घर आया. कैसे आया? अपनी सरी लेकर, ठीक है. सरी का मतलब वही टांगा. and showed my mother the horse that had been stolen and returned. एंड जॉन बायरो ने अरम की मदर को ये वाइट घोड़ा दिखाया जो कि उसके बान से चुरा लिया गया था एंड अब उसे वापस कर दिया है. आई डू नॉट नो वट टू थिंक, ही सेड. द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, बेटर टेम्पर्ड टू, आई थैंक गॉड. यहाँ पर जो जॉन बायरो हैं वो क्या कहते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कहूँ, बट अगर मैं अपने घोड़े को देखूं तो मेरे घोड़े में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं. कैसे बदलाव? तो यहाँ पर जॉन बायरो कहते हैं कि मेरा जो हॉर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर हो गया है पहले से. अब वो वाइल्ड नहीं है बल्कि बेटर टेम्पर्ड हो गया है. तो मेरा घोड़ा जो है अब वाइल्ड नहीं रहा बल्कि ही बिहेव्स नाइसली. तो मैं आई थैंक गॉड, मतलब मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ. माई अंकल खोसरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरे अंकल खोसरो उस टाइम पर पार्लर में ही थे, लिविंग रूम में ही थे. वो अगेन इरिटेट हो जाते हैं किससे? जॉन बायरो से. जॉन बायरो की बात सुनते मेरे अंकल खोसरो जो है ही बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट. तो यहाँ पर खोसरो कहते हैं कि क्वाइट मैन क्वाइट, अब चुप रहो, तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल गया है ना, अब इस पर ध्यान मत दो. ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर. अब चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको ये बताया था कि जो ये टाइटल है ना, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इट सिंबलाइजेस 3 थिंग्स, है ना. मैंने आपको ये बताया था. तो सबसे पहले है ब्यूटी. ब्यूटी कैसे है? देखो ब्यूटी ऐसे है कि हॉर्स को यहाँ पर एक ब्यूटी के तौर पर दिखाया है. सो अरम एंड मुराद दे डिस्क्राइब द हॉर्स एज द लवलीस्ट थिंग हैड एवर सीन बाय देम. ठीक है, तो ये एक सिंबल हो गया ब्यूटी. दूसरा सिंबल फ्रीडम. अब यहाँ पर फ्रीडम की बात की है जो अरम एंड मुराद अपनी लाइफ में चाहते थे. ठीक है, अरम एंड मुराद अपनी लाइफ में एक फ्रीडम चाहते थे. तो वो एक बार ये भी बोलते हैं, लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग. तो ये जो लाइन है ना, जब आप पढ़ेंगे टेक्स्ट तब आपको ये लाइन दिखेगी, लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग. ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि अरम एंड मुराद फ्रीडम में बिलीव करते थे. एक थर्ड मैंने आपको बताया था वेल्थ. ठीक है, अब वेल्थ आपको पता है कि अरम एंड मुराद दोनों ही पुअर अर्मेनियन बॉयज थे, बट दे विश्ड फॉर वेल्थ. ठीक है, अ वेल्दी लाइफ. तो ब्यूटी, फ्रीडम एंड वेल्थ, ये तीनों चीजों को ये टाइटल सिग्निफाई करता है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. एंड ऑल दीज 3 थिंग्स दैट अरम एंड हिज कजन मुराद डिड नॉट हैव.
ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये जो चैप्टर है ये किसको सिंबलाइज करते हैं, इसका मेन सिग्निफिकेंस या मेन थीम क्या है, तो उसमें आप ब्यूटी, फ्रीडम एंड वेल्थ लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम का लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एंड इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगी। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, यही सेम जो चैप्टर है मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश भी डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश देखना है तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेटर इंग्लिश टू हिंदी समझ में आता है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।